अ वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। सुबह की चाय के साथ 10 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर सेशन में आपका स्वागत है। आज दिनांक है 5 अप्रैल 2021। तो चलिए आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स देख लेते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस या किन संगठन ने दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए अंडर सी इंटरनेट केबल लगाने की योजना बनाई है? तो हाल ही में 2 अंडर सी इंटरनेट केबल योजनाएं प्रस्तावित हैं जो कनेक्ट करेंगी दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से। तो वे कौन कौन सी 2 इंटरनेट केबल योजनाएं हैं? पहली है इको जो कनेक्ट करेगी सिंगापुर को किससे? उत्तरी अमेरिका से। दूसरी है बायफ्रॉस्ट जो कनेक्ट करेगी दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से। तो पहले बात करते हैं इको के बारे में। जैसा हमने बताया, यह कनेक्ट करेगी सिंगापुर को उत्तरी अमेरिका से और इसमें 2 कंपनियों ने निवेश किया है, पहला फेसबुक, दूसरा गूगल ने। ठीक है, अब बात करते हैं बायफ्रॉस्ट की। तो ये पूरी तरीके समर्पित है दक्षिण पूर्व एशिया को कनेक्ट करने के लिए उत्तरी अमेरिका से। इसमें फेसबुक और जो स्थानीय कंपनियां हैं उन्होंने निवेश किया है। तो आपको याद रखना है, अगर पूछा जाए दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तर अमेरिका से कनेक्ट करने के लिए कौन समर्पित है, तो याद रखना है फेसबुक। और अगर पूछा जाए सिंगापुर को उत्तरी अमेरिका से कौन कनेक्ट करेगा, तो योजना का नाम है इको और कनेक्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया गया है फेसबुक और गूगल के द्वारा। ठीक है, तो इसमें आपका उत्तर होगा फेसबुक। क्लियर हो गया? दक्षिण पूर्व एशिया को उत्तरी अमेरिका से जोड़ने के लिए, कनेक्ट करने के लिए। ये जो आपकी अंडर सी इंटरनेट केबल योजनाएं हैं, इनसे क्या लाभ होगा? इनसे ये सुनिश्चित किया जाएगा कि जो आपका दक्षिण पूर्व एशिया है, जिसमें इंडोनेशिया, सिंगापुर जैसे देश आते हैं, वहां पर हाई स्पीड इंटरनेट को सुनिश्चित किया जाए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारतीय सेना ने किस सेवा को औपचारिक रूप से बंद कर दिया है? तो हाल ही में सैन्य फर्म को भारतीय सेना ने औपचारिक रूप से बंद कर दिया है। जो पहला सैन्य फर्म था वो 1889 में इलाहाबाद में ब्रिटिश सरकार के द्वारा खोला गया था। याद रखना कहाँ खोला गया था? पहला इलाहाबाद में। इसका प्राथमिक उद्देश्य था कि सैनिकों को दूध और मक्खन उपलब्ध कराना। बाद में जो सैन्य फर्म की भूमिका थी उसमें विस्तार किया गया और गायों का कृत्रिम गर्भाधान भी यहाँ पर किए जाने लगा। ठीक है, आज जब भारत स्वतंत्र और आज के समय तक कुल 130 सैन्य फर्म थे जिन्हें अब औपचारिक रूप से बंद करने का निर्णय भारतीय सेना द्वारा लिया गया है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की बैठक में शामिल होने कहाँ जा रहे हैं? शहर का नाम आपको बताना है। तो पहले बात करते हैं विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम की इसकी स्थापना 2012 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर इंपॉर्टेंट याद रखना कहाँ है? लंदन में है। ठीक है, इसमें कुल 40 शहर शामिल हैं विभिन्न देशों के। और इसकी जो एनुअल बैठक होती है वो अप्रैल में प्रस्तावित है। इसके लिए लंदन के जो मेयर हैं सादिक खान, उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को न्योता दिया था, जिसको अरविंद केजरीवाल ने स्वीकार किया और अब ये जाएंगे दिल्ली और भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की बैठक में शामिल होने। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ठीक है, आप जानते हैं अरविंद केजरीवाल ने शिक्षा के स्तर पर बहुत ज़्यादा काम किया है दिल्ली में, तो इसी के मद्देनजर रखते हुए सादिक खान ने उन्हें इन्वाइट किया था विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की बैठक में। ठीक है, इस बार की थीम क्या है? विश्व शहर सांस्कृतिक मंच की थीम याद रखिएगा, पूछी जा सकती है, द फ्यूचर ऑफ कल्चर। और हाल ही में अरविंद केजरीवाल जी के द्वारा यह घोषणा भी की गई है कि दिल्ली को एक सांस्कृतिक शहर के रूप में विकसित किया जाएगा। क्लियर हो गया सारे पॉइंट्स? अगला प्रश्न देखते हैं, विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र की रिपोर्ट के मुताबिक एनसीआर के 27 शहरों में सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? तो आप अच्छे से परिचित हैं, दिल्ली हमेशा पोल्यूशन के कारण परेशान रहती है और इसके रिस्पॉन्सिबल खुद वे ही हैं। विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने एक नई रिपोर्ट जारी की है जिसमें बताया गया कि एनसीआर रीजन में जितने शहर पड़ते हैं उन शहरों में सबसे ज़्यादा प्रदूषित गाजियाबाद है। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। इसके साथ हम अन्य फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे 27 शहर बताया गया है, जबकि 27 शहर हैं, ये बिल्कुल सही है। आप जानते हैं एनसीआर में कितने जिले शामिल हैं? कई बार जीएस में पूछा था, तो कुल 24 जिले शामिल हैं, जिसमें से 3 राज्यों के जिले एनसीआर रीजन में आते हैं। पहले नंबर पर हरियाणा के कितने आते हैं? याद रखना 14। राजस्थान के कितने आते हैं? 2 आते हैं। उत्तर प्रदेश के 8 आते हैं। तो उत्तर प्रदेश के कौन से 8 जिले दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। साथ में नंबर तो आपको पता ही होगा। तो यूपी के कौन कौन से 8 जिले आते हैं एक बार सुन लीजिए, हो सकता है आपको याद बना रहे एग्जाम तक। मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, बागपत, हापुड़, शामली और
मुजफ्फरनगर, ठीक है, जिसमें से उत्तर प्रदेश का जो गाजियाबाद जिला है जो दिल्ली एनसीआर के अंतर्गत आता है, उसे विज्ञान एवं पर्यावरण की रिपोर्ट में सबसे अधिक प्रदूषित शहर बताया गया है। ठीक है, क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वदेश दर्शन योजना के तहत महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हाल ही में पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने संयुक्त रूप से महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया। कहाँ पर उद्घाटन किया है, याद रखना है, मध्य प्रदेश में। ठीक है, इस सेंटर को स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित किया गया है और भविष्य में जो भी मीटिंग होगी, ठीक है, या सम्मेलन होंगे, वे सब कहाँ किए जाएंगे, इसी कन्वेंशन सेंटर में। ठीक है, इसका व्यावसायिक प्रयोग भी किया जाएगा, तो यह भी आपको याद रखना है। क्लियर हो गया। महाराजा छत्रसाल कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन मध्य प्रदेश में किया गया है और संयुक्त रूप से किसके द्वारा किया गया है, हमारे जो पर्यटन और संस्कृति राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा संयुक्त रूप से। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया सूर्य पीक कहाँ स्थित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसी तरह के नए प्रश्न भूगोल में पूछे जाते हैं। तो सूर्य पीक स्थित है आपके मणिपुर में। सूर्य पीक चर्चा में क्यों थी, यहाँ पर आग लग गई थी, जिसके कारण जो मणिपुर राज्य सरकार थी उसने सेंट्रल की सरकार से आग बुझाने के लिए मदद की गुहार लगाई थी। तो याद रखिएगा, सूर्य पीक चर्चा में थी और कहाँ पर है ये, मणिपुर में। अगला प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया हजीरा बंदरगाह कहाँ स्थित है। आपको लग रहा होगा काफ़ी पुराने करंट अफेयर्स इसमें शामिल हैं। रीज़न क्या है, जो होली के समय छुट्टी थी और करंट अफेयर का सेक्शन नहीं आया था, उन सभी प्रश्नों का संकलन इसमें किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हजीरा बंदरगाह की, कहाँ स्थित है। यह स्थित है गुजरात में। चर्चा में क्यों है हजीरा बंदरगाह, तो हाल ही में एक क्रूज सेवा शुरू की गई है। कहाँ के बीच में, एक आपके दीव और हजीरा बंदरगाह के बीच में। याद रखना है, दीव क्या है, एक द्वीप है, दमन द्वीप आपने सुना होगा ना, तो वही दमन द्वीप के द्वीप से हजीरा बंदरगाह को कनेक्ट करने के लिए एक क्रूज सेवा शुरू की गई है केंद्र सरकार के द्वारा, जिसके कारण हजीरा बंदरगाह चर्चा में। ये कहाँ पर है, गुजरात में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के G7 शेरपा कौन है। तो पहले बात करते हैं ये शेरपा कौन होते हैं। देखिए, जो भी G7 या G20 की एनुअल मीटिंग होती है, पर्टिकुलरली इन्हीं में जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं गवर्नमेंट के, देश के, इनको क्या कहा जाता है, शेरपा कहा जाता है। ठीक है, तो हमारी जो G7 शेरपा हैं वो सुरेश प्रभु हैं और यही G20 शेरपा भी हैं। आपको याद रखना, अगर पूछा जाए कि G20 शेरपा कौन है, तो भी उत्तर सुरेश प्रभु होगा। तो हाल ही में एनुअल मीटिंग थी G7 की, जिसमें भारत को रिप्रेजेंट किया है किसने, सुरेश प्रभु ने। ठीक है, याद रखिएगा, इनका पूरा नाम सुरेश प्रभाकर प्रभु है। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं G7 के बारे में। G7 का गठन कब हुआ था, 1999 में। ठीक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, यह आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। G7 का गठन किया गया था वैश्विक चिंताओं के निपटान हेतु। इसमें 7 देश शामिल हैं, जिसमें फ्रांस, जर्मनी, इटली, यूनाइटेड किंगडम, जापान, USA यानी अमेरिका और कनाडा शामिल है। ठीक है, भारत, चीन, रूस ये सब शामिल नहीं है, याद रखना है G7 में। ठीक है, लेकिन जो ट्रम्प सरकार थी, जो ट्रम्प प्रशासन था अमेरिका का, वह G7 को कन्वर्ट करना चाहता था G11 में। और उसके प्रस्तावित देश कौन कौन से थे, तो याद रखिएगा, भारत, साउथ कोरिया, रूस और ऑस्ट्रेलिया। तो अब देखना है जो बाइडेन प्रशासन G7 को एक्सटेंड करता है कि नहीं। बात करते हैं G20 की, तो आप जानते हैं इसकी जो मीटिंग होने वाली है वो 2023 में भारत में होगी। याद रखिएगा, जो एनुअल समिट होनी है उसको भारत होस्ट करेगा G20 की समिट को। कब, 2023 में। इंपॉर्टेंट है, इन सब फैक्ट्स को याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, कभी कभी समाचारों में उल्लिखित भारत के पास निम्न में से किस देश के साथ रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी है। तो ये काफ़ी दिन से चर्चा में था। रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी क्या होती है, यानी कि दोनों देश स्वच्छ ऊर्जा के प्रति एक दूसरे के प्रति प्रतिबद्ध रहेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, जो विभिन्न प्रकार के वैज्ञानिक उपकरण हैं या पद्धतियां हैं उनको साझा करेंगे। तो इसके लिए भारत ने रणनीतिक ऊर्जा भागीदारी की है अमेरिका के साथ। याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन योजना लॉन्च करेगा। तो यह योजना लॉन्च की जाएगी ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा। तो देश में जो भी लैंड है उसे 14 डिजिट का एक नंबर अलॉट किया जाएगा, जो उस लैंड की पहचान होगा। क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है,
यूपी एमपी के बाद शादी के लिए जबरन धर्मांतरण कानून पारित कराने वाला देश का तीसरा कौन सा राज्य बन गया है? तो ये बन गया है गुजरात। सबसे पहले इस तरह का कानून पास किया गया था यूपी के द्वारा, एमपी के द्वारा, और तीसरा राज्य बन गया है गुजरात। तो 3 याद रखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कई बार पूछा जाता है, 4 विकल्प दिए थे और पूछा जाता है कि कौन से राज्य ने जबरन धर्मांतरण पर कानून पारित नहीं किया है। तो अगर आपको पता होगा कि किसने किया है तो आप आराम से बता पाएंगे कि कौन से राज्य ने नहीं किया है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना शांतिर अग्रसेना 2021 बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग लेगी। सैन्य अभ्यास को किस देश द्वारा आयोजित किया जाएगा? ये जो शांतिर अग्रसेना बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन किया जाएगा बांग्लादेश के द्वारा। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में ही शांतिर अग्रसेना का आयोजन हो रहा है। शांतिर अग्रसेना का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है शांति में फ्रंट रनर। ठीक है, आप जानते हैं जो राष्ट्रपिता बंधु शेख मुजीबुर रहमान है, इनकी जन्म शताब्दी, इसके साथ ही बांग्लादेश की मुक्ति का यानी आज़ादी का 50वां वर्ष भी है, जिसे बांग्लादेश जोर शोर से सेलिब्रेट कर रहा है। अभी 26 मार्च को हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर शिरकत करने गए थे। हमारी सेना ने भी उनके प्रोग्राम में हिस्सा लिया था। तो चलिए आप याद रखिएगा, जो शांतिर अग्रसेना 2021 ये बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास है जिसमें भारतीय सेना हिस्सा लेगी। इसके साथ ही अन्य देश भी इसमें हिस्सा लेंगे। यह बांग्लादेश के द्वारा आयोजित किया जा रहा है। तो ये हैं आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब देख लेते हैं आज के उन प्रश्नों को जिनका जवाब सबसे पहले आप कमेंट बॉक्स में देंगे। तीनों प्रश्नों का जवाब आप एक ही कमेंट में लिखिएगा। जिसकी कमेंट सबसे पहले सही सटीक आएगी, यानी जिसके उत्तर सबसे पहले सही सटीक आएंगे, उसके कमेंट को पिन किया जाएगा, साथ में उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। तो पहला प्रश्न है जिसका जवाब आप देंगे। वित्त मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक मार्च 2021 में अब तक की सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड जीएसटी कलेक्शन पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है या कितने प्रतिशत अधिक कमाई हुई है? आपके विकल्प है 31%, 22%, 21% या 27%। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में समाचारों में देखा गया युद्धाभ्यास वज्र प्रहार किन देशों के बीच एक संयुक्त विशेष बल अभ्यास है? आपके विकल्प में भारत और अमेरिका, भारत और रूस, भारत या फ्रांस या इनमें से कोई नहीं। तीसरा और अंतिम प्रश्न है जिसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सुप्रसिद्ध मराठी साहित्यकार डॉक्टर शरण कुमार लिंबाने को देश के उच्च साहित्य पुरस्कार सरस्वती सम्मान 2020 से किस उपन्यास के लिए सम्मानित किया गया है? तो आपको बताना है सरस्वती सम्मान जो 2020 है, इससे डॉक्टर शरण कुमार लिंबाने को सम्मानित किया गया है, लेकिन किस उपन्यास के लिए किया गया है? आपके विकल्प हैं सनातन, मैला आंचल, पीर या इनमें से कोई नहीं। अब देखते हैं उन पिछले प्रश्नों को जिनका सबसे पहले सही सटीक जवाब दिया गया रचना यादव जी के द्वारा। रचना यादव जी की कमेंट को ऑलरेडी पिन किया जा चुका है। पहला प्रश्न क्या था? किस भारतीय अमेरिकी महिला के नाम पर अमेरिका के टेक्सास में प्राथमिक विद्यालय को नाम दिया जाएगा या प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा? तो इनका नाम है सोनल बूचर। ठीक है, ये भारतीय मूल की अमेरिकी हैं और ये फिजियोथेरेपिस्ट थी। हाल ही में इनका कैंसर के कारण निधन हो गया, तो इनका नाम याद रखिएगा। इनके नाम पर अमेरिका के टेक्सास में प्राथमिक विद्यालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस भारत और किस देश के बीच नई यात्री ट्रेन है? तो जितने भी नए इनिशिएटिव चल रहे हैं वो ज़्यादातर भारत और बांग्लादेश के बीच ही चल रहे हैं। काफ़ी सौहार्द और प्रेम वाला जो व्यवहार है वो दोनों देशों के बीच देखने को मिल रहा है। तो जो मिताली एक्सप्रेस है वो भारत और बांग्लादेश के बीच में चलाई जाएगी। जो किसको कनेक्ट करेगी या किन 2 स्टेशन के बीच चलेगी? तो याद रखिएगा चिल्हाटी स्टेशन से न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन तक। अगला प्रश्न है, किस संगठन ने सुएज नहर से विशाल मालवाहक जहाज को बचाया है? तो इस संस्थान का नाम है बोस्कैलिस। एक संस्थान है जो नेविगेशन के क्षेत्र में ही काम करता है। ये जहाज़ों को निकालने में, उन्हें सही रास्ता दिखाने में मदद करता है। किसी प्रकार की अगर टेक्निकल खराबी किसी जहाज़ में आ गई तो उन सबको सही करता है बोस्कैलिस, ये इस कंपनी। ठीक है, और इसने ही सुएज नहर के विशाल मालवाहक जहाज को बचाया है। तो वो जो सुएज में फंसा हुआ विशाल मालवाहक जहाज था उसका नाम क्या था? उसका नाम था एवर गिवन। याद रखेंगे। क्लियर हो गया? तो चलिए ये है आज के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक किया करिए, साथ ही अपने मित्र सहपाठियों के साथ इसे शेयर करना बिल्कुल ना भूला करें। बहुत बहुत धन्यवाद।